हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज का टॉपिक है मनु के सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार। देखिए, इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंतर्गत आप मनु के सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचारों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था में हमने जाना था कि मनु ने किस प्रकार से संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया था ब्राह्मण वर्ण को, उसके बाद द्वितीय स्थान प्रदान किया क्षत्रिय वर्ण को, तीसरा वैश्य वर्ण और सबसे निम्न स्थान प्रदान किया शूद्र वर्ण को। हमने इसमें मनु के शूद्र शूद्रों के बारे में जो असमानता और भेदभाव संबंधी विचार थे उनको भी जाना। सामाजिक विचारों में आगे हम अध्ययन करेंगे मनु के अनुसार आश्रम व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है। देखिए, मनुष्य के जीवन को मनु ने 100 साल का मान करके 25-25 साल के पीरियड को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। अगर हम मनुष्य के जीवन को 100 साल का माने तो हर जो पीरियड होगा, जो 25 साल का होगा, वो आश्रम कहलाएगा। इस प्रकार से मनु ने 4 आश्रम माने हैं और हर एक आश्रम का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक जो है वो पहला आश्रम, 26 से लेकर के 51 वर्ष तक दूसरा आश्रम, 26 से लेकर के 50 तक दूसरा आश्रम, 51 से लेकर के 75 तक तीसरा आश्रम और 76 से लेकर के 100 वर्ष तक चौथा आश्रम। इस प्रकार से मनु ने संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित माना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की, जिसका कि मनु ने टाइम पीरियड माना है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का समय। अब देखिए, इस आश्रम में मनुष्य का जो मुख्य कर्तव्य है वो मनु के अनुसार कि वो शिक्षा प्राप्ति का कार्य करे, वेदों का अध्ययन करे। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वो आगे आने वाले जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का कार्य जो है वो इसके अंतर्गत करे। दूसरा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद का दूसरा आश्रम है। इसकी जो आयु है वो 26 वर्ष से लेकर के 50 साल तक की है। अब जिस तरीके से हर एक आश्रम का अपना एक उद्देश्य होता है, उसी तरीके से गृहस्थ आश्रम का अपना एक उद्देश्य है। यहाँ मनु ने कहा है कि क्योंकि शिक्षा प्राप्ति जो है और वेदों का अध्ययन मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में कर चुका है, तो यहाँ पर उसे धन का संग्रह करना, विवाह करना, संतान की उत्पत्ति करना, परिवार का पालन पोषण करना इत्यादि जो है वो गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य माने गए हैं। अब यहाँ देखिए, मनु ने गृहस्थ आश्रम को कितना महत्व दिया है। मनु ने कहा है कि जो चारों आश्रम हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे आश्रम जो है वो गृहस्थ से ही उत्पन्न होते हैं। तो क्योंकि इस आश्रम के द्वारा तीनों आश्रमों में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका पालन किया जाता है, तो इस प्रकार मनुस्मृति में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम स्वीकारा गया है वो है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद आता है तीसरा आश्रम, जो कि है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है 51 साल से लेकर के 75 साल तक। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम आया, फिर उसके बाद वानप्रस्थ। यहाँ देखिए कि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य ने अपने जीवन के जो सांसारिक लक्ष्य होते हैं, जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, वो सारे उद्देश्य उसने पूरे किए। उसके बाद वो क्या करेगा, वो वानप्रस्थ करेगा, यानी कि वन की तरफ गमन करेगा। तो वो आश्रम क्या कहलाएगा, वानप्रस्थ कहलाएगा। अब यहाँ वन की तरफ गमन करना है, दैट मीन्स क्या है कि मनुष्य को अपना जो संपत्ति है, अपना जो परिवार है, अपना जो घर है, उन सब का त्याग करना पड़ेगा और उसके बाद उसे वन की तरफ जाना पड़ेगा। और वन में भी उसे क्या है, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी की ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा है, तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, या इसके अलावा मान अपमान है,
अलग अलग तरीके का ताप है, तो हर परिस्थिति को मनुष्य को सहन करना चाहिए। फिर उसको दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, दानशीलता का गुण अपनाना चाहिए। इस प्रकार से यह था वानप्रस्थ आश्रम। तो वो अब मनुष्य जो है वो जंगल में रहता है, तो वहाँ पर उसे कंदमूल फलों का सेवन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम जो है वो माना गया है। उसके बाद में है सबसे अंतिम आश्रम, जिसका नाम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम सबसे अंतिम फेज़ है जीवन की। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 76 साल से लेकर के 100 साल तक का है, यानी कि पूरे 25 साल तक का पीरियड है। और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले मनु कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाना चाहिए। देखिए 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इस प्रकार से देवताओं के प्रति जो ऋण होता है वो देव ऋण कहलाता है। जो गुरुजनों का ऋण होता है गुरुजनों के प्रति, वो कहलाता है ऋषि ऋण। और जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके प्रति जो ऋण होता है वो पितृ ऋण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं जिनसे संन्यास आश्रम में आने से पहले व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मनु कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और अगर उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो संन्यास आश्रम के माध्यम से हो सकता है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित माना है। तो पहले तो हमने अध्ययन किया था वर्ण व्यवस्था का, और उसके बाद हमने अध्ययन किया है आश्रम व्यवस्था का। इसके बाद जो मनु के विचार हैं सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार, उसमें है कुछ महिलाओं संबंधी विचार और एक है शूद्र संबंधी विचार। महिलाओं संबंधी विचार जो है ये इसके अंतर्गत देखिए मनु जो है उन्होंने 2 तरीके से अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बातों को रखा है, अपने पक्ष को रखा है। जहाँ वो एक तरफ कहते हैं कि स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान नहीं करना चाहिए, यानी कि उनका कहना है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता की योग्य नहीं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने परिवार में यानी कि पारिवारिक जीवन में महिलाओं की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, गरिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आपने सुना भी होगा मनु का ये श्लोक कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है तो वहाँ देवताओं का निवास होता है। और जिस कुल में उनके सम्मान की, उनके प्रतिष्ठा की, उनके हितों की उपेक्षा होती है तो उस कुल के समस्त कार्य जो होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परिवार के संदर्भ में स्त्रियों की प्रतिष्ठा को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना, और ये भी कहा है कि महिलाओं को सम्मान के द्वारा या धन आभूषण इत्यादि के द्वारा प्रसन्न रखा जाना जरूरी है। तो ये 2 अलग अलग विचार थे महिलाओं के संदर्भ में। इसी तरीके से मनु के अन्य विचार जो हैं वो है शूद्र संबंधी विचार। जब हमने वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया था तो आपने जाना था कि 4 प्रकार के वर्ण मनु के द्वारा बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो हैं उन्हें मनु ने सबसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निम्न स्थान प्रदान किया है। और मनु ने शूद्रों को स्वतंत्र नागरिक का दर्जा प्रदान नहीं किया है। मतलब मनु के जो विचार हैं वो शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाते हैं, जैसे कि स्वतंत्र नागरिक का दर्जा प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा मनु कहते हैं कि शूद्र जो हैं उनको दास बना लेने का भी उन्होंने समर्थन किया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि दास अगर शूद्र होते हैं तो उनको वेतन दिया जाना भी ज़रूरी नहीं है। संपत्ति के अधिकार के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है कि शूद्र को संपत्ति का जो अधिकार है वो प्रदान किया जाए अथवा नहीं। और जब हमने वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया था तो उसमें शूद्र वर्ण का जो कार्य बताया गया है वो उपयुक्त जो 3 वर्ण होते हैं उनकी सेवा करना बताया गया है। वेदों के अध्ययन से शूद्रों को वंचित किया गया है। तो इस प्रकार से
सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि अगर हम न्यायिक प्रक्रिया की बात भी करें तो उसमें भी जो विचार हैं वो असमानता को दर्शाते हैं। तो ये जो विचार हैं मनु के शूद्रों के बारे में, ये समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमने मनु के सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचारों को जाना। अगर ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम्स में तो ये आपके जो बड़े प्रश्न हैं उनमें आएगा, निबंधात्मक प्रश्नों में। और उसमें अगर ये आता है तो उसमें आपको सारे विचारों का मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि आश्रम व्यवस्था के बारे में भी बात करनी होगी, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी। कुछ पॉइंट्स इसमें जो अभी हमने समझे हैं कि महिलाओं के संबंध में मनु के क्या विचार हैं, शूद्रों के बारे में मनु के क्या विचार हैं, तो इन सभी विचारों का उसमें आपको आंसर करना पड़ेगा, तभी जा कर के फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत कहा जाए या इसे हम करारोपण संबंधी विचार भी कह सकते हैं। तो प्रश्न जो एग्ज़ाम में दोनों तरीके से आ सकता है कि मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों को बताइए या कर के आरोपण संबंधी विचारों को बताइए। तो देखिए, हमने सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया था और उस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत हमने राज्य के कितने अंगों का अध्ययन किया? 7 अंगों का। उन 7 अंगों में से एक अंग था कोश। वो कोश जो है वो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर कोश नहीं होगा या कोश समृद्ध नहीं होगा तो राज्य जो है वो प्रजा की रक्षा भी नहीं कर पाएगा, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, प्रशासन के ऊपर जो व्यय होता है वो भी नहीं हो पाएगा। यानी एक तरीके से राज्य का जो कार्य है वो सारा रुक जाएगा, संपन्न नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोश जो राज्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है वो भलीभांति संपन्न समृद्ध होना चाहिए। मनु ने राज्य का जो वर्णन किया है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में किया है, और यानी कि जनता का कल्याण हो सके। तो और वो कब हो पाएगा? जब राजकोष समृद्ध हो, उसमें वृद्धि होती रहे, यानी कि विभिन्न तरह के करों के द्वारा, शुल्कों के द्वारा कोष का जो धन है वो उसमें वृद्धि होती रहे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी तरीके से या अनुचित प्रकार से या बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाए और जनता जो है उसको बहुत दुख का सामना करना पड़े, पीड़ा में रहना पड़े। तो ऐसा नहीं है। मनु ये कहते हैं कि अगर अनुचित विधि से धन का संग्रह किया जाएगा तो राज्य जो है वो नष्ट भी हो सकता है। तो इसलिए प्रजा का रक्षण करना आवश्यक है, प्रशासन के ऊपर व्यय करना भी आवश्यक है, प्रजा की आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति करना भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए उचित विधि से और उचित मात्रा में ही धन का संग्रह किया जाए। अब इसके लिए मनु ने कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है, जैसे कि प्रजा रक्षण का सिद्धांत, लाभ पर कर का सिद्धांत, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत, अधिक कर निषेध का सिद्धांत, राष्ट्रीय योजना संबंधी सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं, इनका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।